कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। बिहार से जिन सांसदों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है उनमें से एक हैं चिराग पासवान। चिराग की पार्टी के 5 सांसद जीत कर आए हैं और एलजेपी कोटे से जो एक मंत्री बनेगा वो चिराग पासवान होंगे। चलते हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के पास, जिनके साथ चिराग पासवान इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। साल 2024 का चुनाव कई मायनों में बड़ा खास था और खास तौर पर उन कुछ चेहरों के लिए जिनके लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह था। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के देहांत के बाद ये उनके लिए चुनौती भी थी, ये उनके लिए परीक्षा भी थी और इस परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 अंक के साथ चिराग पासवान उत्तीर्ण हुए हैं। चिराग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। चिराग, सब लोग चर्चा कर रहे हैं एक तस्वीर की। नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के बगल में आप बैठे हुए हैं और फिर जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं। एक भविष्य के तौर पे लोग पूछ रहे हैं, ये भविष्य है चिराग पासवान। भविष्य मैं जरूर मानूंगा, बट भविष्य की परिभाषा क्या है ये कई बार अलग अलग मुख से अलग अलग परिभाषाएं निकलती हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे बिहार का भविष्य कहकर हाजीपुर जब आए थे, उन्होंने मुझे वहां पर भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं कभी उस तरीके से इस भविष्य को नहीं मानता, नहीं देखता जिस पद के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैं अपनी सोच को जरूर धरातल पर उतारना चाहता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच मेरा लक्ष्य जरूर है। उस सोच को मैं एक सांसद के रूप में उतारूं, किसी पद पर जाकर उतारूं, मुझे नहीं पता, बट वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर जरूर उतरना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी तरीके से मैं प्रयासरत हूं और मैं मानता हूं न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि बिहार का हर एक युवा बिहार का भविष्य है और उन युवाओं को बेहतर मौके मिले, इसके लिए हम सबको प्रयासरत होना चाहिए। रामविलास जी के देहांत के बाद, पार्टी में इतनी बड़ी टूट के बाद, परिवार में बिखराव के बाद आपको क्या लग रहा था इस इलेक्शन को लेकर? मन में क्या बातें चल रही थी? डिफिकल्ट था, मतलब चीजें बहुत उलझी हुई, चुनौतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। एंड वन आफ्टर द अदर माय लाइफ, मीनाक्षी जी पिछले 2.5-3 साल आपने देखे ही हैं। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब मुट्ठी से रेत की तरह एक एक करके सब फिसलता जा रहा था। जितना चीजों को समेटने की कोशिश करता था उतनी ही चीजें बिखर रही थी। ऐसे में पहला लोकसभा का चुनाव बिना पापा के, मतलब आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई चुनाव उनके बिना भी लड़ा जाएगा। और खासतौर पे लोकसभा का चुनाव जहां पिछली दोनों बार मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे मेरा नामांकन कराने लेकर गए थे। अपना सर्टिफिकेट बाद में लिया उन्होंने हाजीपुर से, मेरे सर्टिफिकेट के लिए पहले वो जमुई जाते थे। ऐसे में ये पूरा चुनाव बिना उनके मार्गदर्शन के, और फिर चुनौती उतनी ही कि आपको प्रदर्शन भी ठीक रखना है, क्योंकि बहुत से लोग आंख गड़ाए बैठे हैं। आप एक गलती कीजिए, आप एक चूक कीजिए और आपको वो खारिज कर देंगे। ऐसे में वो गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास। ऐसे में आपको अपना प्रदर्शन उतना ही बेहतरीन रखना है जितना आपके पिता के वक्त होता था। ये तमाम परिस्थितियों में चुनाव लड़ना चुनौतियों से भरा हुआ था, पर मुझे लगता है कि फिर ताकत भी मेरे पिता ही मुझे देते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा। बिहार की जनता ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया, 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते और जिस मार्जिन के साथ हम लोग जीते, ये अपने में हम लोग के उत्साह को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे प्रधानमंत्री ने वो भरोसा मुझ पर किया। मुझे लगता है भारत के राजनीतिक इतिहास में और खासतौर पे गठबंधन राजनीति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दूसरा उदाहरण होगा जहाँ पे एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हों। 2019 में रामविलास जी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए सभी जिताए, सारे जीते। आपने उसी रिकॉर्ड को रिपीट कर दिया। 100% स्ट्राइक रेट उनका भी था। उन्हीं का खून हूं, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं का ही स्ट्राइक रेट मैंने भी रिपीट किया। इस जीत के बाद आप अपनी माँ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। आई नो यू अदर देन पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो माँ ने क्या कहा आपको? Oh, she was very proud. मैं एक वाक्य बताता हूं आपको। 2021 13 जून की वो रात थी जब पार्टी परिवार में टूट हुई। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी जब मेरी पार्टी के 5 सांसद एक होकर स्पीकर साहब के यहाँ गए
और ना सिर्फ पार्टी टूटी बल्कि परिवार भी उसी के साथ ही टूटा। वो रात बहुत भारी रात थी मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर। और ऐसे में मुझे वो एक तस्वीर याद आती है जब मैं मेरी माँ के साथ था और मुझे कुछ नहीं पता था कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं या बेहतर होंगी कि भी नहीं होंगी। बस सिर्फ उनको गले लगाकर, वो भी इमोशनल थी, मैं भी था, सिर्फ गले लगाकर उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि जो कुछ भी खोया है हर वो चीज़ आपको वापस लौटा कर दूंगा। उस दिन जब ये परिणाम आया तो उन्होंने यही बात मुझे वापस दोहराई कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। सो शी इज़ वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। आपकी जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जहां एनडीए की मीटिंग हुई, सभी सांसदों के घटक दल वहां पर मौजूद थे, मैं वो स्पीच सुन रही थी। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जो गरीब है और जो अमीर है उसके बीच में एक बहुत बड़ी दूरी है, उस दूरी को पाटना है। ये दूरी कैसे पाट पाएंगे? मैंने उस सदन में मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, दो बातें और जो मैं मानता हूं, हम लोग क्या ना बिहार से हैं और हम लोग जात पात धर्म मजहब में हम लोग को बांध दिया जाता है। हर चीज पे जातीयता को आधार बना दिया जाता है, सांप्रदायिकता को आधार बना दिया जाता है। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं कतई मैं नहीं बंधता हूं इन सब चीजों में, मैं बंध भी नहीं सकता क्योंकि मेरी सोच ही नहीं है। मैंने इस बार 5 सीटें जो मैंने लड़ी उसमें भी अगर आप देखिएगा, मैंने ना जाति पे उस पर ध्यान दिया कि कौन किस जाति से है, मैंने सिर्फ काबिलियत पे ध्यान दिया, अपने अमवाई समीकरण पे ध्यान दिया जहां पे महिला और युवा का समीकरण को मैंने प्राथमिकता दी। 5 में से 4 जहां युवा हैं तो वहीं 5 में से 2 लिफ्ट में भी लेकर आई हूँ। आपने देखिए हाजीपुर से तो आप खुद लड़े, बिल्कुल, जमुई से अरुण जी लड़े, है ना, खगड़िया से राजेश वर्मा, वो अति पिछड़ी जाति के हैं, सुनार जाति से वो आते हैं। समस्तीपुर से शांभवी, आपने महिला और युवा की बात कही, शांभवी महिला भी हैं, युवा भी हैं, पासी समाज से आती हैं, और वैशाली से वीणा देवी राजपूत समाज से आती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जाति का आपने ख्याल नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े, जो रिजर्व सीट है वहां से तो क्या स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति को ही चुनाव लड़ना था, बट बाकी सीटों पर भी अगर आप देखिएगा, राजेश, जो लोग खगड़िया के समीकरण को जानते हैं वो इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि वहां से जिस जाति से ये आते हैं वो ये सीट जीत सकता है। और मैं उन जातियों में और उन समीकरणों में फंसना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता कि इस जाति का वहां पे वर्चस्व है या ये जाति का है, क्योंकि मैं इन बातों में मैं नहीं मानता। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, कि मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस सभा में कल सेंट्रल हॉल में जो मैंने कहा अमीरी गरीबी की खाई को, मैं मानता हूं जात पात धर्म मजहब से उठकर सबसे बड़ी अगर कोई एक जाति है तो गरीबी की जाति है। जब तक आप उस जाति के हर एक व्यक्ति, और कोई ये नहीं कह सकता कि भैया आप अपर कास्ट से हैं तो आप पूरी तरीके से सक्षम है, समर्थ हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि क्योंकि आप एक पिछड़ी या दलित जाति से हैं तो आप सबसे बदहाल स्थिति में। ऐसे उदाहरण सबके पास हैं जहां पे सबसे पिछड़ी जाति के भी लोग सक्षम हैं और जहां ऊंची जाति के लोग भी आज भी बदहाल परिस्थितियों में जी रहे हैं। ऐसे में हर उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर आपको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। मैंने उसमें एक शब्द और बोला था, गांव और शहर की बीच की दूरी को मिटाना होगा, आपको कनेक्ट करना होगा। जो पलायन होता है, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आते हैं, शहर पे भी काफी बोझ उसका पड़ता है। ऐसे में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को इतना वेल स्प्रेड करना होगा अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग विलेजेस। आपको अपने गांव को विकसित गांव बनाना होगा, और इसीलिए मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। जब वो अब इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है, तो मेरा विश्वास है कि मेरा हर राज्य विकसित होगा, हर जिला विकसित होगा, हर प्रखंड विकसित होगा, हर पंचायत विकसित होगी, हर गांव विकसित होगा। ये आप कह रहे हैं कि देखिए आप जाति और इस आधार पर राजनीति पर आप विश्वास नहीं रखते, लेकिन देखिए जाति, ये मुहावरा जो चलता है कि जान से जाए लेकिन जाति से ना जाए, और बिहार के कई हलकों में, उत्तर प्रदेश के कई हलकों में, और चर्चा में तो ये भी है कि फॉर्मूला बिहार में उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से 2019 में काम कर गया, खासतौर पर जब दलित जाति के वोट बैंक की बात होती है। आपका अपना आकलन क्या है? मैं मानता हूं बिहार में हम लोगों ने, हुआ क्या ना इस बीच में मीनाक्षी जी, भ्रम बहुत फैलाया गया, डराकर वोट हासिल करने की राजनीति को साधने का प्रयास विपक्ष के कई दलों के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा किया गया। क्या कहा जाता था कि अगर मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। और बात कौन करता था? कांग्रेस, राजद जैसे लोग। लोकतंत्र की बात ये लोग करेंगे, कांग्रेस के लोग।
जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की, मानव अधिकारों को पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त करने का काम किया, ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरे प्रधानमंत्री जो 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने इसी संविधान की वजह से, जो कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं इसी संविधान की वजह से, कोई क्यों खत्म करेगा? और जब आप बात करते हैं संविधान को समाप्त करने की, आप बाबा साहेब की सोच के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। भाई संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है कि ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण है, संवैधानिक अधिकार है, कैसे कोई खत्म कर सकता है? बट इस बात का भ्रम फैलाकर इन्होंने काफी राज्यों में नुकसान करने का प्रयास किया। काफी हद तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार में हम लोगों ने काफी हद तक इसको संभाला। पिछली बार के जैसे हम लोग के परिणाम थे, मोर और लेस हम लोग काफी हद तक हम लोग उन परिणामों को हम लोग वैसे ही रख पाए। पर उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली हम लोग को इस बात का नुकसान हुआ। पर एक गलत नैरेटिव है, आप चुनाव गलत नैरेटिव पे आप लड़ रहे हैं। आप इस तरीके से झूठ बोलकर लोगों को डराकर, और झूठ तो किस हद तक इन्होंने बोला, वो पर्चियां भी हैं हम लोग के सामने, वो लाइनें आपके चैनल पे भी दिखी हैं जहाँ पे महिला मांगने जा रही हैं वहां पे। तो इस तरीके से झूठ की राजनीति करके अगर विपक्ष आगे बढ़ना चाह रहा है तो ये सोच गलत है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने जो चुनाव के दौरान कहा, वो नतीजों के उपरांत भी कह रहे हैं। वो तो ये तक शंका जता रहे हैं कि ये सरकार भी कब तक चलेगी। नीतीश बाबू सोशलिस्ट हैं। झांसे में फांस के रखना इसी को कहते हैं। कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग बोलते हैं क्यों, ताकि अपने लोगों को बटोर के रखें, वो उनसे छितरे नहीं, उनसे बिखरे नहीं। और ये देखिएगा, ये पैटर्न है इन लोगों का रिपीटेडली 2014 से यही। अब देखिएगा, अब बड़ा खेल होगा, अब खेला होगा, अब फलाना होगा, अब ढिमकाना होगा। चुनाव में भी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। क्या चौंकाने वाले नतीजे आगे बताइए मुझे? बिहार में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा, क्या अब उसके बाद अब खेला होगा? अब ये करते करते ना 5 साल इसी में खींच देते हैं ताकि इनके लोग इनसे भागे नहीं, इनसे नहीं, मतलब ये तय है कोई खेला नहीं होगा, कोई नहीं होने वाला। भाई मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार है। और ऐसा भी नहीं ना कि हम लोग को एकदम मार्जिन पे चल रहे हैं, अच्छे खासे कुशन के साथ ये एनडीए को। और मीनाक्षी जी, बहुत बड़ी बात, ये तीसरी बार इतना प्रचंड बहुमत मिला है। एक तो हम लोगों ने अपने लिए इतना लक्ष्य ऊपर रख दिया कि भाई हल्की सी चूक हुई तो आज सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। पर ये कोई सामान्य बात है कि तीसरी बार एनडीए को ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है? इतिहास में मात्र दूसरा ही ऐसा उदाहरण है। तो ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक ही प्रधानमंत्री को लोग 3-3 बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर आपने कई सारी बातें पहले कही हैं, और अब आप नीतीश कुमार के साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। एनडीए में आप साथी हैं। जब एनडीए की मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले आपने नीतीश जी से मुलाकात भी की। क्या बात हुई? जिस दिन मेरी उनसे पटना में मुलाकात हुई थी, दिल्ली आने से पहले, उस दिन तो बस शुभकामनाएं, बधाई, उन्होंने मुझे मेरे 100% स्ट्राइक रेट पे बधाई दी। बट हाँ, उसके बाद हम लोग की एनडीए लीडर्स के तौर पर हम लोग की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुलाकात हुई। हम लोग की अभी सेंट्रल हॉल में उस दिन मुलाकात हुई कल। आगे की अब रणनीति को मैं भी मानता हूं, मेरे मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि ये पड़ाव है लोकसभा का चुनाव हम लोग के लिए। हम लोग की एक्चुअल लड़ाई तो अब विधानसभा चुनाव की है। तो कल अगर आपने सेंट्रल हॉल में वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां पे मैं, मेरे मुख्यमंत्री बैठे, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली विधानसभा के चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कहां कहां पर हम लोग को अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किन सीटों को हम लोग को चुनकर उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही थी। अब बताइए, जहां हम लोग विधानसभा चुनाव कैसे साथ में लड़े, उसको लेकर ऑलरेडी चर्चा शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो विपक्ष उम्मीदें लगाए बैठा है कि अब कुछ बड़ा होगा और खेल होगा, कैसे होगा? कोई खलिश नहीं, पुरानी कोई खलिश होती तो मुझे गठबंधन में नहीं रहना चाहिए था। मैं मानता हूं ये आपका और आपके पास ये विकल्प हमेशा रहता है कि अगर आपको एतराज है, आप गठबंधन से बाहर हो जाइए। 2020 में मैंने इस विकल्प को चुना था, मैं गठबंधन से बाहर हो गया था, अकेले मैंने चुनाव लड़ा था। ऐसे में आज भी अगर मुझे कोई एतराज है, असहमति है या मतभेद है, तो मुझे गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। गठबंधन में रहकर मैं गठबंधन का नुकसान करूं, ये गलत सोच है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं और हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर, उसके बाद गठबंधन का हित, फिर दल का हित। आखिर में कुछ बच जाए तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उसके लिए गठबंधन के हितों को साधना जरूरी था। ऐसे में अगर हम दो घटक दल आपस में ही उलझ जाते तो नुकसान सिर्फ हम लोग का होता, विपक्ष इसका लाभ उठाता। बहुत बड़ी बेवकूफी होती है।
अगर इससे तो बेहतर था कि मैं बाहर हो जाऊं गठबंधन से। मुझे लगता है विद एटमोस्ट मेच्योरिटी मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इस सिचुएशन को संभाला, मैंने भी संभाला, हम दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने भी संभाला, एंड वी वर्कड हैंड इन ग्लव्स की तरह हम लोगों ने काम किया, जो परिणामों में भी देखने को मिलता है। आपने कहा कि आप लोग सेंट्रल हॉल में तो आगे की रणनीति पर भी चर्चा करने लग गए। तेजस्वी यादव को कैसा कॉम्पिटिटर देखते हैं? मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लेता, बट मैं किसी कॉम्पिटिटर पे इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा बर्बाद भी नहीं करता हूं। मैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस में विश्वास रखता हूं। किसी को डाउनसाइज करके, किसी को छोटा आंक के मैं बड़ा दिखूं, मेरी कतई ये सोच नहीं है। पर हाँ, अपनी खुद की लकीर इतनी बड़ी करना चाहता हूं कि बाकी अपने आप नीचे हो जाए। मेरा प्रयास मेरी अपनी लकीर को बड़ा करने पर है, अपनी ताकत अपनी सोच को बढ़ाने को लेकर है। दूसरे अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। उनका समीकरण जैसे मुस्लिम यादव का है और एक बाप नया समीकरण वो लेकर आए। सो नाउ आई विल टेल यू, उनका मुस्लिम यादव समीकरण वो बनाते रह जाएंगे, बट मेरा युवा महिला का जो समीकरण है ना, उसमें मुस्लिम यंगस्टर्स, मुस्लिम महिलाएं, उसमें मुस्लिम, उसमें यंग यादव महिलाएं, ये सब हम लोग के समीकरण के साथ जुड़ेंगी। मैं जाति की नहीं, मैं जमात की बात करने आया हूँ। मैं और जमात में भी मैं युवाओं की एक बड़ी जमात, महिलाओं की एक बड़ी जमात की बात करने आया। युवा हूं, अगर मैं उनकी बात नहीं करूंगा, उनमें भी अगर मैं बंटवारा करूंगा, उनमें भी मैं बांट दूं कि तुम यादव हो, तुम मुस्लिम हो, तो क्या मतलब है 21वीं सदी में? ऐसे में समावेशी विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आपने भविष्य की राजनीति की बात की। आपने प्रधानमंत्री के सम्मान में ये तक कहा कि मैं उनका हनुमान हूं। तो हनुमान ने कोई चाह रखी, कोई इच्छा रखी? कतई नहीं। अब अगर इसको लिटरल सेंस में भी लें तो हनुमान के भगवान राम के प्रति सिर्फ समर्पण भाव था। कहीं किसी उसमें ये कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जहां हनुमान ने भगवान श्री राम से कुछ मांगा हो। उन्होंने सिर्फ उनका प्यार और स्नेह मांगा था। मुझे भी बस मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार स्नेह मिलता है। मीनाक्षी जी, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी मैं कुछ मांगूं। एक सांसद वाली पार्टी को विश्वास करके प्रधानमंत्री ने 5 सीटें दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। आज से 3 साल पहले चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह था। मेरी पार्टी तो बहुत दूर की बात है, और वो भी पार्टी छीन ली गई, सिंबल नहीं, नाम नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता भी नहीं कि नई पार्टी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। वहां से मैंने शुरुआत की थी। ऐसे में यहां तक आया हूं, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी लालसा रखूं तो लालच होगा वो। एक और तस्वीर जिसकी खूब चर्चा हो रही है, आप कल ही की बात है जब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दौरान आप सभी सांसद एक एक करके अंदर दाखिल हो रहे थे। कंगना भी पहुंची, वो भी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन है। पॉलिटिक्स में तो आप उनके सीनियर हैं। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई और बहुत खूबसूरत वो लम्हा था। आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने एक फिल्म की थी साथ में, और मैंने परिणामों से पहले अपने कई इंटरव्यूज में, क्योंकि ये जिक्र होता था, क्योंकि कंगना भी मंडी से चुनाव लड़ रही थी और वो भी काफी चर्चा में थी, तो लोग 2+2 करते ही हैं, स्वाभाविक है। मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने कहा कि भाई उस फिल्म को देखने तो कोई आया नहीं, वहां पे तो मिले नहीं कोई, बट यहाँ पे अब हम लोग मिलने जा रहे हैं, मिले ना मिले हम के बाद। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर। और एक्चुअली में पिछले 3-4 साल से हम लोग एकदम आउट ऑफ टच भी थे। मैं अपने जीवन की रोलर कोस्टर राइड में उलझा हुआ था, वो अपना मेहनत कर रही थी, अपने क्षेत्र में काम कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी। तो ऐसे में लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। सो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर। अगर आप वो रील्स देखेंगे, बहुत चल रही हैं जहां पे मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, एंड देन फाइनली वी मेट। सो ये सब भी चल रहा है कि चलो फाइनली दोनों मिल लिए वहां पे। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर। इट वाज अ नाइस स्वीट मुलाकात। अच्छा, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं द मोस्ट हैंडसम पार्लियामेंटेरियन इन द हाउस। ब्लश कर रहे हैं आप। कुछ फ्रेंड्स कभी कभी ये लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं, मैं देखता हूँ, बट अच्छा लगता है। मतलब तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती। पॉलिटिक्स के अलावा पर्सनल लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ? कतई नहीं कर रहा हूँ, समय नहीं है। समय ही नहीं है, तो इसलिए अभी फिलहाल पूरा ध्यान केंद्रित है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने में। सो ऐसे में अभी कहीं और ध्यान नहीं जा रहा। चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इट वॉज लवली मीटिंग यू, इट वॉज लवली टॉकिंग यू। थैंक यू।